तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखो हमने देखा कि रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ खामियां थी, थॉमसन मॉडल की जो भी कुछ ड्रॉबैक्स थे वो रदरफोर्ड ने सॉल्व किए। रदरफोर्ड मॉडल में भी ड्रॉबैक था कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। याद करो, स्टेबिलिटी ऑफ एटम हमने इस तरह से कुछ देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा तो कभी ना कभी वो न्यूक्लियस में चला जाना चाहिए, और ऐसा होगा तो वाले एटम स्टेबल नहीं रह सकता, ऐसी बात की थी। तो ये जो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था वो सॉल्व कर दिया किसने? बोर्स मॉडल ने। बोर मॉडल ने अपना जो मॉडल बनाया उसमें उसने प्लांक के क्वांटम थियोरी और क्लासिकल फिजिक्स को कंबाइन करके वो उसने एक थियोरी बनाई फॉर एटम के लिए। नॉर्मली हाइड्रोजन एटम के लिए बनाई थी, लेकिन वो थियोरी है। देखो उसके हिसाब से एटम जो होता है उसमें एक सेंटर पे एक डेंस न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। ये जो न्यूक्लियस है वो डेंस होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, और हमें मालूम है ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि एटम कंसिस्ट ऑफ हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कौन है? ये सेंटर है, ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे कौन होंगे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। जैसे कि हम इसे यही बता देंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, चलो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा। कैसे पाथ पे, कैसी ऑर्बिटल पे? तो सर्कुलर ऑर्बिटल पे रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, तो ये इतना तो रदरफोर्ड ने भी कहा था कि सर्कुलर पाथ पे ही रिवॉल्व करेगा, और तब हमने उसका ड्रॉबैक्स बना दिया था कि वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसने कैसे एक्सप्लेन कर दिया, तो वो हम नीचे देखने वाले हैं। तो पहले देखो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि एटम कंसिस्ट ऑफ हाईली डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिटल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो वो तो हो गई अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी कि वो एनर्जी एमिट करना चाहिए, एनर्जी को रिलीज करना चाहिए ही चाहिए। लेकिन बोहर ने सॉल्यूशन बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ये पाथ पे, ये उसका जो भी है, इसे हम ऑर्बिट बोलेंगे, ये सर्कुलर पाथ में जब रोटेट करता है तब उसकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, मतलब एनर्जी फिक्स रहती है, वो कभी भी एनर्जी को रिलीज नहीं करता, और एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो उसका पाथ स्पाइरल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ही रहेगा, और कभी भी वो न्यूक्लियस में जाएगा नहीं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर से क्या बताया कि ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग हैव फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड इट इज कॉल्ड, और उसे ही हम बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट। तो इसी को बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट या तो एनर्जी स्टेट। इसी के लिए ये वर्ड यूज होता है, और ऑर्बिटल को ही बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट, एनर्जी स्टेट। स्टेशनरी इसलिए कि जब यहाँ पे रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी कभी भी रिलीज नहीं करेगा, और उसकी एनर्जी कभी भी कम नहीं होगी, मतलब वो एनर्जी फिक्स रहेगी। और यही तो है वो रीज़न जिसके लिए हम कह रहे हैं कि एटम स्टेबल है, एटम की स्टेबिलिटी। द इलेक्ट्रॉन in stationary state never lost energy and hence it explain the stability of atom। तो एटम क्यों स्टेबल है वो बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया कि जब वो अपनी स्टेशनरी स्टेट में है, हम ये भी देखेंगे कि इसको स्टेशनरी स्टेट या ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, वो भी देखने वाले हैं। जब वो अपनी स्टेशनरी स्टेट में है तो अपनी एनर्जी कभी भी रिलीज नहीं करेगा, मतलब एनर्जी चेंज नहीं होगी, और एनर्जी चेंज नहीं होगी तो स्टेबल ही रहेगा। नेक्स्ट वही है। अब क्वेश्चन ये है कि किसे बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट या तो किसे बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। तो देखो इलेक्ट्रॉन की जो बहुत सारी यहाँ पे देखो, ये
फर्स्ट ऑर्बिट्स हो गई, इसके बाद सेकेंड हो सकती है, इसके बाद थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है। बहुत सारी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, बहुत सारे, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट ऑर्बिटल अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन ऐसी स्टेट में हो जहाँ पे उसकी एनर्जी मिनिमम हो, वो स्टेट की एनर्जी मिनिमम हो, वो ऑर्बिटल की एनर्जी मिनिमम हो, तो उस मिनिमम एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन के लिए देखो यहाँ पे लिखा ही है, फॉर हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, क्योंकि वो उसकी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है। बाकी की जो भी है वो उसकी कौन सी स्टेट बन जाएगी, एक्साइटेड स्टेट। लिखा है वेयर इज हायर एनर्जी स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। तो बाकी की सब हो गई कौन सी, ये हो गई, ये जो है वो हो गई ग्राउंड स्टेट। बाकी की जब जो भी है ये सब वो हो गई उसकी एक्साइटेड स्टेट, ये हो गई एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इतना समझना होगा कि ग्राउंड स्टेट मतलब लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, और बाकी की जो भी होती है वो उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन के लिए 2, 3, 4, 5 सब ऑल उसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो इतना समझ में आना चाहिए। फर्स्ट क्या था कि एटम इस तरह से बना है कि जहाँ पे सेंटर पे बहुत डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है जिसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब ऐसे पाथ पे रिवॉल्व करे जिसे हम स्टेशनरी स्टेट बोलने वाले हैं, वो स्टेशनरी स्टेट पे रिवॉल्व करे तब वो कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं करता, एनर्जी को लॉस नहीं करता, मतलब एनर्जी वैल्यू फिक्स रहेगी, और इसी के लिए वो एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट को बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, बाकी की सब क्या होती है उसकी एक्साइटेड स्टेट। चलो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमने ये बताया कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस वो तो बहुत छोटा होता है, एटम बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। तो न्यूक्लियस के बाद एटम में कितनी ऑर्बिटल्स है, कितनी है, तो हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट होगी, बहुत सारी होगी। तो क्या हर एक ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, तो नहीं। इलेक्ट्रॉन ऐसी ही ऑर्बिटल कोई चूज करेगा कि जहाँ पे एक कंडीशन कंप्लीट हो, और वो कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है, देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr इज इक्वल टू h/2π, लेकिन इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन मतलब n होगा। यहाँ पे m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, v तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या हो गया, रेडियस हो गया, h होता है प्लैंक कांस्टेंट, ये सब। n क्या होता है, n होता है इंटीग्रल वैल्यू, वो हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसके हिसाब से ऐसी ऑर्बिटल्स जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, mvr कितनी होनी चाहिए, तो या तो इसके मल्टीपल में, जैसे कि h/2π पॉसिबल है, या तो 2h/2π पॉसिबल है, या तो 3h/2π पॉसिबल है, या तो 4h/2π पॉसिबल है, लेकिन कभी भी 2.5, 3.5 ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो समझो ऐसी ऑर्बिटल कि जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, मतलब कि 1 × 2 × 3 × 4 वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, बाकी के ऑर्बिटल पे नहीं होगी। मतलब उसी को हम बोलेंगे
एनर्जी ले स्टेट, उसी को बोलेंगे एनर्जी स्टेट। सपोज ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, बीच में जितने भी हो उसे हम एनर्जी स्टेट नहीं बोलेंगे। तो बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये समझ में आना चाहिए, ये पॉसिबल है, जबकि यहाँ पे 1.5 लिखूँ h/2π या तो 2.5 लिखूँ h/2π, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। पहले तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एमिशन क्या है वो देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक एनर्जी स्टेट है E1, ये है लो एनर्जी स्टेट, ठीक है, एनर्जी स्टेट। एक और है यहाँ पे E2 है, ये है हाई एनर्जी स्टेट, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, सोचो लोअर एनर्जी स्टेट में से हायर एनर्जी स्टेट में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली हायर स्टेट में जाना हो तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर लोअर स्टेट में से हायर स्टेट में जाए, हायर एनर्जी स्टेट में जाए, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब तब एब्जॉर्प्शन होगा, है कि नहीं? कितना होगा? तो देखो हमें जाना कहाँ पे है? E2 पे। हम है कहाँ पे? E1 पे। तो E1 को एनर्जी दो, तो इसकी एनर्जी और हम एब्जॉर्ब की एनर्जी मिल के क्या बन जाएगी? एनर्जी। ये मिल के क्या बन जाएगी? E2। बात समझ में आई? E2 पे कब पहुँचेगा? जब E1 जितनी एनर्जी और एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो अगर मुझे ये एनर्जी डिफरेंस चाहिए, जिसे मैं डेल्टा E बोलूँगा, तो वो कैसे मिलेगा? E2 माइनस E1। तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सेकेंड, तो देखो एब्जॉर्प्शन तो कैसे हुआ समझ में आ गया। अब एमिशन कैसे होगा वो देखेंगे। फिर से देखो हमारे पास दो एनर्जी स्टेट है, फिर से n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, ये हायर स्टेट है और लोअर स्टेट है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में है, तो अगर हायर स्टेट में से वो लोअर स्टेट में आए तो क्या करेगा? सोचो, ज़्यादा एनर्जी वाले स्टेट में से कम एनर्जी वाले स्टेट में आए, तब वो अपनी एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो रिलीज करेगा। इसका मतलब अब क्या होगा? एमिशन होगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे। हम है कहाँ पे? E2 पे। हमें आना कहाँ पे है? E1 पे। क्या करके आना है? एनर्जी रिलीज करके आना, एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एनर्जी माइनस करेंगे। तो अगर ये वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा? इसे डेल्टा E बोल दूँ तो वो भी फॉर्मूला हो गया E2 माइनस E1 ही होगा। E2 माइनस E1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, बराबर। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और दोनों के डिफरेंस जितनी एनर्जी, ऐसा है सिंपल कि दोनों के डिफरेंस जितनी एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो दोनों के डिफरेंस जितनी एनर्जी या तो रिलीज करेगा। तो ये एमिशन हो गया और ये एब्जॉर्प्शन हो गया। तो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाए तब ऐसा होगा। लोअर से हायर जाए तो एनर्जी रिलीज करेगा और हायर से लोअर जो एनर्जी, उतनी ही एनर्जी क्या करेगा? लोअर से हायर में जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर में से लोअर में जाए तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये हो गया, ये प्रोसेस हो गई एब्जॉर्प्शन और ये हो गई एमिशन, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा। कितनी? तो दोनों के डिफरेंस जितनी। याद क्या रखोगे? दोनों के डिफरेंस जितनी एनर्जी हम क्या करेंगे? या तो एब्जॉर्ब करेंगे या तो एमिट करेंगे। चलो, ये हो गया बोर्स एटॉमिक मॉडल। कॉपी करो। नेक्स्ट हम देखेंगे बोर्स मॉडल से हाइड्रोजन एटम के लिए कितने पैरामीटर हमें मिलते हैं, मतलब रेडियस, एनर्जी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बोहर मॉडल के हिसाब से हाइड्रोजन एटम ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है
और 1 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये उसकी रेडियस हो गई, ये इसकी वेलोसिटी सपोज भी है, ठीक है। तो ये जो होती है उसकी ग्राउंड स्टेट होती है n=1। उसके बाद जो भी आएगी वो उसकी एक्साइटेड स्टेट बनती जाएगी, ठीक है ना। तो एनर्जी सबसे कम कहाँ पे है, n=1 में। तो फर्स्ट पैरामीटर यही है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H एटम इज n=1। बाकी एक्साइटेड स्टेट तो कौन सी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H एटम आर कौन सी होगी, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब उसके एक्साइटेड स्टेट है। तो फर्स्ट पैरामीटर है ग्राउंड स्टेट कौन सी है, n=1। सेकेंड रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या फॉर्मूला है, पहले हम हाइड्रोजन के लिए देखेंगे, बाद में अदर एटम के लिए भी समझेंगे। नॉर्मल ये फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव नहीं करना, ये फॉर्मूला इस तरह से है, n स्क्वायर फिर h स्क्वायर 4 स्क्वायर m e स्क्वायर एंड z, इस तरह से फॉर्मूला है। अब फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम, बोलो न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, इसका मतलब Z=1 हो गया, तो Z=1 हो जाएगा, तो ये टर्म तो निकल ही जाएगी। तो बाकी के जो भी ये रेड कलर से बताया हुआ है वो कांस्टेंट होते हैं, अगर उसकी वैल्यू रखे तो वो हो जाएगा 52.9 पिकोमीटर जितनी वैल्यू, बाकी बचेगा n स्क्वायर। तो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला हो गया कि 52.9 इंटू n स्क्वायर पिकोमीटर। यहाँ पे ये जो ये है उसे कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया हाइड्रोजन के लिए, लेकिन अगर दूसरे एटम के लिए ढूंढना हो तो क्या हो जाएगा, तब फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से, तब हमें z को रखना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा 52.9 n स्क्वायर और नीचे z, where z इज एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए तो ये फार्मूला यूज करेंगे। चलो अब एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर जूल। ये फॉर्मूला जूल में है हाइड्रोजन के लिए, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में चाहिए तो फॉर्मूला है -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो दोनों एनर्जी का फॉर्मूला ही है, एक जूल में है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है E = ऐसे लिखेंगे यहाँ पे E, कोई भी एनर्जी स्टेट में अगर यहाँ पे n लिखना हो, n हो सकता है 1 2 3 4 5, आपको कौन सी और की एनर्जी चाहिए वो वैल्यू आप ले लोगे, बराबर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो फॉर्मूला है 2π² फिर m e⁴π², ठीक है, और नीचे होता है n² h² और यहाँ पे z²। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देखोगे z और n के अलावा बाकी कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻18
जेड स्क्वायर नीचे रहेगा और एन स्क्वायर नीचे रहेगा। तो हाइड्रोजन के लिए हमने जेड इज इक्वल टू 1 लिया है, इसलिए हमने जेड लिखा नहीं। लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन के अलावा किसी और का ढूंढना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एक बार क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि माइनस साइन क्यों लिखा है, तो वो समझना पड़ेगा। देखो ये हमारा न्यूक्लियस, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड बहुत सारी ऑर्बिटल होती है और बाद में एटम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एटम होगा, यहाँ पे मतलब एटम के यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा एटम के बाहर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, है कि नहीं, क्योंकि उस पर न्यूक्लियस अट्रैक्शन नहीं लगा सकता। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने एज्यूम कर ली है कि इसकी एनर्जी जीरो है। इसकी एनर्जी कितनी ले ली हमने, जीरो। और अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगेगा, और जहां पे अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है, बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास अंदर न्यूक्लियस के एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जीरो से तो कम ही होगी, क्योंकि जीरो मतलब एटम के बाहर का है, उससे कम, यानी कि अगर जीरो से कम तो वैल्यू नेगेटिव ही होनी चाहिए। बात समझ में आई। तो हमने एज्यूम करके रखा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी हमने जीरो ले ली है, और फ्री इलेक्ट्रॉन से एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑलवेज कम होती है। तो जीरो से कम मतलब तो माइनस ही होगी। तो ये माइनस क्या बताता है कि एटम में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन से कम है, वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है। चला, अब ये फॉर्मूला से हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ढूंढ लेंगे। देखो अगर आपको चाहिए एनर्जी E1 चाहिए, E1 मतलब कि जहाँ पे n इज इक्वल टू 1, तो आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू 1 है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर, और वो हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको -13.6 को 4, क्योंकि 1 स्क्वायर उसी तरह 2 स्क्वायर यानी 4 से डिवाइड करेगा, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप कोई भी ऑर्बिटल की एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन ये हाइड्रोजन के लिए, जबकि ये अदर देन हाइड्रोजन, मतलब ये जिसका Z1 से ज्यादा हो। अब सेकंड लास्ट पॉइंट, एनर्जी, अगर वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है तो क्या होता है, तो एनर्जी एमिट होगी। तो इमिशन एनर्जी कितनी होगी वो हमें फॉर्मूला ढूंढना है। देखो सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये दो एनर्जी लेवल है, इससे हम Ni बोलेंगे जो कि हायर है, और ये बनेंगे Nf। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, तो एनर्जी ऑलवेज एमिटेड होगी, वो तो हमें पता था हायर लोअर है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से क्या बन सकता है, इसका फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा EI इज इक्वल टू -13.6 और Ni स्क्वायर बनेगा। जबकि यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा EF इज इक्वल टू -13.6 NF स्क्वायर बनेगा, है कि नहीं। अब हमने वो याद करो, आपने वो डेल्टा वाला फॉर्मूला बनाया था, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, हायर एनर्जी में से लोअर एनर्जी को माइनस कर दो, तो बराबर। नॉर्मली एक्चुअली डिफरेंस यानी ऐसा होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल ये होता है और वो इनिशियल है, ठीक है। तो ये फाइनल ले लेंगे माइनस इनिशियल, नॉर्मली ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे डेल्टा E फाइनल यानी -13.6, फिर NF स्क्वायर, फिर
और फिर माइनस 18, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया Ni²। ठीक है, ये आगे लाओ तो क्या मिलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लेना है आपको, यहाँ पे जूल में लेना हो, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 है कि नहीं। जूल में ये वैल्यू हो जाएगी ना, कोई भी वैल्यू, वो तो डिपेंड करेगा आपको वैल्यू का कौन से एरिया में फाइंड आउट करनी है। चलो क्या कॉमन निकलेगा बाहर, कॉमन क्या है, ये निकलेगा 18 बराबर। ये पॉजिटिव प्लस है तो इसे पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, तो इसका मतलब 1/Ni² माइनस 1/NF² हो गया। ये फॉर्मूला हो गया आपका एनर्जी का। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला में वैल्यू रख के जो भी एनर्जी एमिट हुई है वो वैल्यू ढूंढ सकोगे। ठीक है, Ni मतलब कौन सी, इनिशियल स्टेट, याद रखना, तो लिख लेंगे Ni मतलब इनिशियल स्टेट ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी स्टेट, और NF मतलब फाइनल एनर्जी स्टेट। चलो अब नेक्स्ट, अगर डेल्टा है और मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, तो आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। तो अगर मैं डेल्टा HE को H से डिवाइड कर दूँ तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मूला है उससे आप H से डिवाइड कर दो, H यानी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगा Ni² माइनस NF²। अगर मुझे वेव नंबर चाहिए, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ होता है। 1/λ मतलब क्या, देखो 1/λ मतलब क्या, न्यू बराबर c/λ होता है, c/λ होता है, तो 1/λ मतलब क्या हो जाएगा, न्यू बाई सी, यानी कि 1/λ हो जाएगा। तो जो हमारे पास न्यू है उसको हम अगर सी से डिवाइड कर दो तो वो 1/λ होता है, 1/λ ही वेव नंबर होता है, और न्यू तो ये था। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा ई एच को ऑल्सो सी से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा, ये बराबर ये और ये बराबर ये हो जाएगा। तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 यानी 3 इंटू 10⁸8, 1/Ni² एंड 1/NF²। तो फाइनल फॉर्मूला ये मिला कि इसका आंसर 1.09 इंटू 10⁻7 होगा, 1/Ni² माइनस 1/NF²। यही तो हमारा रेडियल कांस्टेंट था और वहाँ पे भी हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया था, है कि नहीं। तो ये हो गया फॉर्मूला, आप नॉर्मली ये यूज़ करो, बाद में तो आराम से H से C से डिवाइड करके आपको जो वैल्यू चाहिए वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है पैरामीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम।